केसीसी द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में मैं इरफान आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बताया गया, हमारे साथ आज बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल है और मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं आपको जिन्होंने श्याम बाबू के साथ लंबे समय तक काम किया। आज जबकि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, उस वक्त श्याम बेनेगल की फिल्मों और ख़ुद उनके होने, फिल्मों के रूप में उनके होने का महत्व समझा जा सकता है। ख़ुद श्याम बेनेगल जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस बात में लगा दिया कि जिस समाज में वो रह रहे हैं वो समाज कुछ थोड़ा बेहतर हो जाए, कैसे उसके अंतर्विरोधों को, कैसे उसमें जो गैर बराबरी है, जैसे उसमें जो अन्याय है उसको अपने माध्यम से सामने लाया जाए। और ये ज़िद उनकी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक लगातार दिखाई देती है। और जिन लोगों ने उनके साथ काम किया वो उनके उस विशिष्ट पक्ष को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं शुरू करूँगा रजित कपूर से ये पूछने के साथ कि श्याम जी के साथ जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने एज ए डायरेक्टर उन्हें कितना स्पेशल पाया और क्या उन्होंने सोचा था कि वो कैसे होंगे और किस तरह की शंकाओं और संदेहों के साथ वो सामने आए। ये तो कभी नहीं सोचा था। हम रंगमंच के द्वारा एक नाटक कर रहे थे, लव लेटर्स, और श्याम बाबू बैक स्टेज आए परफॉर्मेंस के बाद, बस हाथ मिलाया और कहा आई विल बी इन टच विथ यू। और वो आप सीरियसली नहीं लेते, कई लोग आके मिलते हैं, लेकिन अगले दिन ही फ़ोन आ गया मेरे घर पे। तभी सेल फोन्स तो थे नहीं। सिस प्लीज़ कम एंड मीट मी इन माय ऑफिस। और स्क्रिप्ट भी तैयार थी, सूरज का सातवां घोड़ा। उन्होंने फ़ोन पर एक सवाल पूछा था कि क्योंकि ये प्ले जो था अंग्रेज़ी में था, क्या हिंदी बोल लेते हो? तो मैंने कहा आप आजमा के देख लीजिए। सो आई वेंट एंड मेट हिम। ही सेज ये स्क्रिप्ट है, पढ़ लो, ये मानिक मुल्ला का रोल है, ज़रा ध्यान से पढ़ के सोच के बता देना, तुम करोगे? तो मैं रात को मैंने पढ़ा, मैंने कहा, पढ़ने के बाद मैंने कहा ये तो टाइटल रोल है, इट्स मीन इट्स प्रोटैगनिस्ट। एंड मिस्टर बेनिगल इज आस्किंग, अगर वो उस समय कहते कि पेड़ बन के खड़ा हो जाए, शायद वो भी कर लेता। एंड दैट्स हाउ इट बिगैन। एंड दिस इज द सेम मैन जिसके पीछे शायद हम भागने की कोशिश करते थे कि ऑफिस में कहीं मुलाकात हो जाए, लेकिन आसान नहीं था। उनके ऑफिस में कई बार फ़ोन भी किए थे जब कॉलेज से निकले थे कि हमें एक अपॉइंटमेंट दे दो, मुलाकात। किस लिए? हम एक्टर हैं। बट खुद ब खुद वो बंदा खुद आकर मुझसे मिलकर मुझे बुलाए, आई मीन, एंड दिस, ये तो एक बड़ा तुच्छ उदाहरण है उनकी ह्यूमिलिटी का। बट एंड दैट्स हाउ सूरज का सातवां फेल इनटू माय लैप। और बाद में जब मैंने कहानी पढ़ी, वो 100 पेज की उपन्यास है धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई, तो मैंने कहा यार ये फिल्म क्यों बना रहे हैं? ये इतनी बढ़िया कहानी है, फिल्म कहीं इस उपन्यास का सत्यानाश न कर दे, ये मेरा ख्याल था। बट व्हेन आई सॉ दैट फर्स्ट कट एट द नेहरू सेंटर, आई हैड टू टेक बैक माय वर्ड्स एंड आई टोल्ड हिम, माय गॉड, आपने तो उपन्यास को ही 4 चांद लगा दिए हैं। और इसी तरह की बातें आज की शाम आपको सुनने को मिलेंगी, बिल्कुल सीधे उनके मुंह से जिन्होंने श्याम बाबू के साथ लंबे समय तक काम किया। श्याम बाबू जो कि खुद अपने अभिनेताओं को कभी भी कोई जेस्चोरियल सजेशंस देने से हमेशा बाज आते रहे। वो उनको कहानी के भीतर चरित्र कहाँ है ये बताने और ख़ुद एक्सप्लोर करने की तरफ उन्होंने ज़ोर दिया। और ये बात करीब करीब सभी अभिनेता जो उनके साथ काम कर चुके हैं वो इस बात को रेखांकित करते हैं कि वो कभी भी आपको कैसा बनना है, कैसे करना है, ये बताने पर ज़ोर नहीं देते थे। और ये बहुत ही ख़ास बात, जिसके लिए वो तरीक़े अपनाया करते थे जिससे कि चरित्र उसमें, अभिनेता अपने चरित्र में उतर सके। और ये बात
अगर आप खुद उनके देश और दुनिया के देखे हुए सिनेमा के असर के बारे में देखें, जिसमें उन्होंने अपना एक मुहावरा, एक अपना भारतीय मुहावरा फिल्म बनाने का होगा, वो उस जिद पर अड़े रहे, जो कि आपको भूमिका में ख़ास तौर पर इस तरह से दिखाई देता है कि कैसे वो सिनेमा की इस पूरे इतिहास को एक ट्रिब्यूट की तरह वो देते हैं। अभी मैं सचिन खेड़ेकर के पास जाऊंगा ये जानने के लिए कि बेशक बहुत लंबा साथ तो सचिन जी का नहीं रहा श्याम जी के साथ, लेकिन जो पहली मुलाकात आपकी हुई और आप किन संदेहों और शंकाओं से एक अभिनेता के तौर पर उनके सामने थे और कैसे आपने उनको बहुत विशिष्ट पाया, ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। नमस्कार। मेरे लिए सुभाष बाबू का चरित्र एक बहुत बड़ा रोल था और उस रोल के लिए मैं राजन कोठारी जी जो सिनेमाटोग्राफर हैं उनके साथ एक फिल्म में काम कर रहा था और उन्होंने कहा कि तुम कोशिश क्यों नहीं कर लेते। अच्छा, उससे पहले मैं बहुत बार श्याम बाबू के ऑफिस जा चुका था और काम नहीं मिला था तो तो राजन ने कहा कि तुम अपनी इन बोज गेटअप तुम्हारी तस्वीरें बना लो। और मैंने जगदीश माली एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, उन्होंने मेरे पास वो किताब थी महानायक, जिसका जो उस पे जो तस्वीर है सुभाष बाबू की, उसी तरह का मेकअप एंड गेटअप करके मैंने तस्वीरें खिंचवाई और वो बहुत बड़ा प्रिंट उसका बना के मैंने ऑफिस भेजी थी चंदन गोस्वामी जो राजन के असिस्टेंट थे उसके साथ। और मुझे 10 मिनट में उनका फ़ोन आ गया था एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज़ योर हाइट। So I said, I'm 5'11", please come to the office. तो जब मैं पहुंचा वहाँ तो जैसे सुभाष बाबू की फिल्म और उसका सारा जो बातें चल रही थी कि कुछ बहुत सारे एक्टरों के स्क्रीन टेस्ट चल रहे हैं और श्याम बाबू बहुत सारे एक्टर्स को देख रहे हैं, तो बट देन आई एक्चुअली लुक्ड all right. I mean, I looked the part. And I actually got the role because I looked the part. And and it was and then it was a task. Then of course it was a task because एक एक्टर के लिए उससे पहले मैं थिएटर और टेलीविज़न और फिल्म में बहुत सारा काम कर चुका था, दिमाग ख़राब हो गया था, कुछ एक वो था कि मुझे तो सब कुछ आ जाता है, तो he actually destroyed me completely and created Bose out of me. That's the truth because बहुत सारी बातें थी मुझ में जो वो जैसे एक एक्टर की अपनी तबीयत होती है कि थिएटर में नेचुरलिस्टिक अभिनय करें और फिल्मों में आर्टिफिशियल अभिनय करें, तो ये सारी जो कन्फ्यूजन्स थी उन्होंने मेरी हटा दी। एंड ही एक्चुअली मुझे याद है आज भी कि शूटिंग के दौरान ही यूज्ड टू आस्क मी, डिड यू टॉक टू योर फैमिली ऑन द फोन, डिड यू स्लीप वेल? So I used to be angry at what kind of questions are these? Why are you asking me that? And then he used to say कि unless all of this is normal, I cannot tell you anything. You know, and he's the one who told me an evening well spent with an actor is more than a briefing to an actor. You know, so उनकी जहन में ये था कि आज ये जो एक्टर है जैसे अतुल तिवारी हैं और शमा जैदी हैं, उन्होंने जो बोस की स्क्रिप्ट लिखी थी, there were some 38 or 40 books referred when they were writing this 180 scenes script. And Shama Babu said saga. And the television cut was 4.5 hours. 4.5 hours. Yeah. So वो सारी the first instruction was कि ये सारी किताबें तुम्हें पढ़नी है
उसकी वजह यह है कि अनलेस इट बिकम्स योर सेकंड कल्चर विल नॉट स्टार्ट शूटिंग. And it was so helpful that otherwise any normal student about Subhash, they know तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, and his disappearance in 1945. These are the two things which everybody knows, but otherwise to know about the man, to know everything about him was जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था. और वो सारी प्रिपरेशन साल भर चली. साल भर मैं रोज़ ऑफिस जाता था, मैं रोज़ एक नई किताब, एक नया सवाल लेकर उनके साथ बैठता था. तो उनके लिए, जैसा आपने कहा कि इस तरह की एक्टिंग करो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा. इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेल यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेल. एंड ये जो स्वतंत्रता है या ये जो फ्रीडम है, उसी की वजह से उनकी फिल्मों में आज यहाँ इतनी सारी तस्वीरें हैं. आप इन सारे एक्टर्स को आपने अलग अलग फिल्मों में देखा है, लेकिन इन फोटोग्राफ्स में वो जितने खरे उतरे हैं वैसे इससे पहले कभी नहीं उतरे. बहुत ही सुंदर बात आपने कही. और जो शुरू में आपने ये बात कही सचिन जी कि किस तरह आपके पास थिएटर का भी एक्सपोजर होता है, फिल्म का भी होता है, वो सब चीज़ों का लोड लेकर आप सेट पर होते हैं और एक डायरेक्टर के सामने होते हैं. लेकिन श्याम जी हमेशा ये कहते रहे कि अगर एक्टर को इस तरह से छोड़ दिया जाए अपनी हीरोपंथी दिखाने के लिए तो वो अपनी फिल्म बनाने लगता है, अपनी फिल्म बनाने लगता है. इसे वो अपने हर डिपार्टमेंट को लेकर बहुत ही कॉन्शियस, प्रिसाइज और ज़िद की हद तक रहे. मैंने तो यहाँ तक देखा कि सेट पर जो बिहाइंड द सीन कुछ वीडियोस मौजूद हैं, वो एक्शन और कट भी कैसे बोलते थे, उसका सुर भी एक ख़ास तरह का था जो कि रेगुलर डायरेक्टरों की एक्शन जो कमांड्स हैं उससे भी कुछ अलग था. मैं पिया बेनेगल से पूछूंगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर श्याम बेनेगल जी श्याम बेनेगल जी को उन्होंने शुरू से, जब से वो उनके साथ एसोसिएट हुई और जब से उन्होंने काम करते हुए श्याम जी को देखा, तो उनकी इस ज़िद के बारे में बताइए कि उनको एक ये ज़िद थी कि वो एक ऐसे समाज में फ़िल्म बना रहे हैं जहाँ शिक्षा का स्तर कम है, जहाँ गैर बराबरी ज़्यादा है, जहाँ रिसोर्सेज कम हैं, जहाँ फिल्म को एप्रिशिएट करने की का कल्चर नहीं है. ऐसे माहौल में फिल्म बनाते हुए वो जो ज़िद है उनकी, उसके बारे में कुछ बताइए. Well, you're asking me about how he managed with a small amount of money and how he coped with the situation. I mean that is true. Yes. Yeah. So, yeah, he was very, the kind of films he made were always tight in terms of budget. He was very respectful of all the funds he got because of the kind of films he made. It was always difficult to get funding. So he was very respectful of the money he got because he knew that he had to be careful. And so it was almost like a surgical and very precise handling of funds. And with a lot of care, he planned everything from the earliest stage of planning a project and script, pre-production, going to locations, plan and casting and things like that. And on set, how he would actually plan everything per day, and also time management. He was very, very good at that. He was very precise. And he was very good he was very disciplined actually. So he was always on time, and people respected him for that, and the whole unit was very good with their time on set. So by doing that, he was able to save and funds and manage in smaller budgets, and that is how he was able to manage in smaller budgets and try and make as many films as he managed to with the limited number of producers that he had.
and a return, because every film that you make, film as a form is always risky. You know, so you don't know if you're going to make make as much as you have invested. It's a lottery. Either you will make as if you're lucky, you will make as much as you have invested, and if you're very fortunate, you will make a hit, you know. So at least in his films he managed to return what was invested. And for some, of course, he made a lot more, but it was not always that every film he was able to make huge amounts, you know, because of the kind of films he chose to make, you know. So he had to be very, very cautious with the way he managed his filmmaking, and with a lot of precision and care. और यही बात श्याम जी ने जिन प्रोड्यूसर के लिए बहुत सारी अपनी फिल्में बनाई, ब्लेज फिल्म्स के ललित बिजलानी ने भी मुझसे कही कि अगर उनकी ये आदत थी कि अगर उन्होंने मिसाल के तौर पर कहा कि फ़लाँ फिल्म 46,678 रुपये में बनेगी, तो वो स्टिक करते थे कि वो 678 से कम में ही रहे, और वो अचानक प्रोड्यूसर के ऊपर बोझ नहीं बनते थे। एक बात और, कभी भी मोहन जी ने भी, ललित जी ने भी कभी कहते हैं कि सेट पर वो नहीं गए कि वो जाकर देख रहे हों और सुपरवाइज़ कर रहे हों। इस तरह का भरोसा उन्होंने अपने प्रोड्यूसरों के दिल में पैदा किया। बहुत शुक्रिया पिया, आपने इस बात को रेखांकित किया। हम आपके पास जाएंगे। दिव्या, आप भी बताइए हमको कि आपका पहला एक्सपीरियंस श्याम जी के साथ कैसा रहा, किन भयों डरों के साथ आप थी पहली बार आप जब श्याम जी के सेट पर गई तो कैसा अनुभव था? सबसे पहले नमस्कार. It's amazing to see all of you, esteemed audience, who've come here to celebrate Shyam Babu, just like he celebrated live, cinema, his actors, and everyone on the crew. Varun, that's such an honor to have you with us here. And श्याम बाबू के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस वैसा ही रहा जैसा अभी अतुल जी ने बताया था कि रे साहब से कैसे मिले थे, 10 मिनट का वक्त उन्हें मिला था. मेरी पहली फिल्म थी ट्रेन टू पाकिस्तान, एंड आई वाज स्टैंडिंग विद अनदर एक्टर फ्रेंड ऑफ माइन, राजेश्वरी, और मैंने श्याम बाबू को दूर खड़े हुए देखा और मैंने कहा मुझे श्याम बाबू से मिलना है. और मैं 17-18 साल की थी. तो मंडी यूज्ड टू बी एंड स्टिल इज़ माय वेरी फेवरेट फिल्म. और श्याम बाबू के पास गई और ऐसे बिल्कुल मम्बल कर रही हूँ, थोड़ा सा अटक रही हूँ, और फिर मैं कहा सर आई वुड लव टू वर्क विद यू. एंड ही लुक्ड एट मी, ही वाज वेरी अम्यूज्ड, एंड ही सेड ओके यंग लेडी, कॉल मी टुमारो मॉर्निंग. तो वो जो एक इंडस्ट्री में हमारा एक चलन होता है कि आपको कोई मैनेजर पे डाल देगा, फिर कहेंगे अच्छा आप कल फ़ोन करिएगा, फिर बताते हैं. Here was a man, unlike the experiences, he gave me the number and said, call me tomorrow. And मैंने वो जो टाइम उन्होंने दिया था, मैंने उन्हें कॉल किया एंड उनसे मिलने गई और उन्होंने कहा he did like this. और फिर मुझे कहा कि मेरी फिल्म समर की कास्टिंग हो चुकी है, बट एक गाना है उसमें, would you like to do perform a dance number? I said, Shyam Babu, anything. Like, मुझे लगता हम सब, we would have probably been pillars in his movies had we had to. But it was an honor to just be directed by him. And I must share this, इरफान साहब, ये experience मुझे सबके साथ share करना है, क्योंकि श्याम बाबू का स्कूल ऑफ डायरेक्शन कैसे सबसे मुख्तलिफ था वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी. वो गाने के लिए गई और ऐसे मैंने सोचा कि 3-4 दिन की शूट होगी, तो ट्रेन में गई. सबसे पहले हमने सोचा कि फ़्लाइट में जाएंगे, सागर नाम की जगह थी, वहाँ पर जा रहे थे, रजत थे वहाँ पर और इनसे मित्रता वहीं पर हुई. और ट्रेन में गई और उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे 7 दिन चाहिए. ना, आई एम थिंकिंग 7 दिन में क्या करूँगी. तो 7 दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि सुनिए तुम क्या करती हो, क्या क्या तुम्हें करना पसंद है. छोटी सी तो थी एकदम. तो उन्होंने कहा क्या क्या पसंद है. तो मैंने कहा मुझे पढ़ना पसंद है, मैं खाना भी बना लेती हूँ, मैं ये भी करती हूँ. तो इसे अच्छा हमें खाना बना के खिलाओगी. तो ऐसे डेफिनेटली. तो इसे हमारी कास्ट में ना सीमा बिस्वास हैं और राजेश्वरी हैं, उनको भी ले लेना साथ में.
अब मैं सोच रही हूँ मैं तो डांस करने आई हूँ ना, तो मैं किचन में जा रही हूँ, तो चलो ठीक है जा रही हूँ। तो मैं गई किचन में, अब एक कोई आलू बना रहा है, मैं पराठे बना रही हूँ, और वो सीमा जी, मैं कह रही हूँ सीमा जी वो पास करेंगी प्लीज़, ज़रा आलू पास करेंगी। वो जब तक खाना बना, वो सीमा जी कब मेरे लिए सीमा दीदी बन गई और कब राजेश्वरी मेरे लिए रज्जी बन गई, वो श्याम बाबू का तरीका था अपनी कास्ट को कैसे एक दूसरे से घोल मिलकर रखना। हम लोग कोई मेकअप रूम्स में नहीं बैठते थे, कोई वैनिटी में नहीं बैठते थे। अच्छा, उसके बाद मुझे कहा गया कि सुनो ये गाना है तुम्हारे लिए। तो मैंने सुना, तो मैं देख रही हूँ कि कोरियोग्राफर है क्या यहाँ पर कोई, तो कोई कोरियोग्राफर नहीं है। तो उन्होंने कहा आप जाएंगी, यहाँ पर लोकल डांसर्स हैं, उनका डांस देखिए, स्टेप्स देखिए कैसे करती हैं। तो मैं सोची ये तो कोरियोग्राफर का काम है, ये मैं क्यों कर रही हूँ, बट चले श्याम बाबू बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दिस। तो मैं गई, उनका डांस देखा। आकर मैंने शाम को, रात को जब डिनर पे सब मिलते हैं, तो मैंने रिपोर्ट किया, श्याम बाबू आई सॉ हाउ दे परफॉर्म्ड, ही सेड ग्रेट, नाउ कोरियोग्राफ इट। आई वाज लाइक व्हाट? ही सेड कोरियोग्राफ द डांस। I said, sir, me? He said, yes, you. I was taken aback for a second because it takes huge confidence for a director to give this kind of a responsibility to a young newcomer, a 17, 18-year-old who doesn't even know where she belongs. And the responsibility of teaching the dancers, learning the dance. And I must say, pura mahal aisa tha. Raat ki shoot thi, 7 camera setup, we had to do it just together. The entire cast was there cheering me up. And I was looking at that one man. He was totally unaffected. He's like, okay, you're ready, young lady? I said, yes, ready, sir. जो परफॉर्मेंस हुआ और जब वो हो गया, एक ही शॉट में वो ओके हो गया, इरफान साहब, I got confidence for life. I was a confident actor when I left that set. I made so many friends who cheered me up, and I saw that man walking, saying, let's put the next shot. I was like, wow. So this was my first experience with Shyam Babu. वेरी नाइस, क्या बात है। रजित जी, आपसे पूछता हूँ कि उस वक्त जब आपने जो जिस एक्सपीरियंस को याद किया, अच्छा अब ये कुछ इस तरह हो रहा है कि बारी बारी से कुछ इस तरह ऐसे नंबर, अगर आपको बीच में लगता है कि कुछ इंटरप्ट करना है, हाँ तो आप फ्री हैं। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस शाम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंशियल बनाया जाए, और आप सभी की मौजूदगी इसको सब्सटेंशियल बनाने की गारंटी है। रजित जी, बताइए कि एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी और स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी और कुलभूषण खरबंदा और अमरीश पुरी जैसे लोगों की, एक नए एक्टरों की एक उन्होंने जैसे कहते हैं कि कतार सी लगा दी, आप भी उसमें। तो ये बात कितनी जिम्मेदारी को बढ़ाने वाली, कितनी डराने वाली, और ख़ास तौर पर सीरियस सिनेमा के साथ जुड़ जाने से अपने करियर की हाराकीरी कराने वाली थी। आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, जिम्मेदारी। वो किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री को जिम्मेदार समझते थे, क्योंकि हम एक्टर्स हैं ना, बेलगाम घोड़े होते हैं, तो वो छूट भी देते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये दायरा क्या है, मर्यादा क्या है। एंड लिटरली ही वुड से कि अब रंग भरो, मैं हूं देखने के लिए, इफ यू क्रॉस द लाइन। So he made you feel responsible as an actor. It's not that, and within that framework, उस मर्यादा के अंदर भी रहना है। और वो कहते थे कि अपने आप को खुला छोड़ दो, मैं बताऊंगा अगर तुमने उस लाइन को क्रॉस, उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है कि नहीं। एंड दैट मेड यू फील मोर इन्वॉल्व्ड। आपको लगा कि यार रोल बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं होता था, कि ये मेरा सीन है, ये मेरी लाइन है, ये मुझे करना है। और चाहे वो इतनी सी बारीकी के ऊपर वजन क्यों न डाले, यू वर मेड टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन दैट स्मॉल इनपुट। और वो आपसे पूछते थे, डज इट वर्क फॉर यू, यू नो, एंड दैट अगेन मेड यू फील रिस्पॉन्सिबल। ही इज आस्किंग मी, ओके, कोई और सजेशंस हैं? हाँ, अच्छा ठीक है, ट्राई करके देखो। सो ऑल दीज लिटिल थिंग्स जो थे, वो आपकी जिम्मेदारी, आपके अभिनय में वजन रखती हैं। एंड दैट सेंसिटिविटी, दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग
of making you feel involved and owning your work was something that he did in such a subtle, surreptitious way that it's only after that you realize, oh, that's what he was trying to do. Yeah. And the responsibility, मतलब आप बहुत सारी बातें हैं कि जैसे यू प्रेप एक उसकी तैयारी हो गई है और अब सेट है और एक रिहर्सल है, सीन की ब्रीफिंग हो गई है और मेरा राजपाल का और पंकज बेरी का सीन है और मैं चल के आ रहा हूँ और राजन कोठारी इज ऑन अ जिब and then he's traveling with me, coming along, and then Rajan and I was trying to rehearse with this script in my hand कि ये होगा, फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा, फिर ये करूँगा. So Rajan was saying, if you come right in the middle, I'll get a good frame and all of that. You know, suddenly on the monitor, Shambabu said, "Stop instructing actors. You will follow the actors." Now, जिस जिम्मेदारी की ये बात कर रहे हैं, ये वो जिम्मेदारी है कि ये कहानी मैं घर से लाया हूँ, ये ये मुझे दिखाएगा और बाकी सारी जो टेक्निकल बातें हैं ये इसे फॉलो करेंगी. And to add to that, what Sachin is saying exactly, he would change the angle and change the shot. Yes. अगर उन्होंने सवेरे आप आए तो यहाँ पे कैमरा रखा है, हम रिहर्स करें और मैंने कुछ और मूवमेंट कर दी और मैं वहाँ जाके बैठ गया, he'll say, Rajan, remove the camera. What he's doing looks much better to me. Change that angle, put it there. Yeah. It was. He would do it. So he would wait to see कि एक्टर की कंट्रीब्यूशन क्या है, किस हद तक है. अगर उनकी अपनी सजेशंस होंगी वो जरूर देंगे, लेकिन वो आप पर डाल देंगे, तुम्हारा क्या सुझाव है, can you do it, or he would say, can you do it differently for me, I'm not very happy with this. So suddenly the onus is on you that I have to try something else or something different. And one for me, even in something like Suraj Ka Satwa Ghoda, I was very nervous. पहले शॉट, वो छोटा सा कमरा था और 100 लोग वहाँ पे मौजूद थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी नजरें जो है तलवारों की तरह मुझ पर थी. नया लौंडा आया है, नया काम देखे क्या करेगा. That was the kind of that was the feeling I had, but he sensed it immediately. And he never said that to anybody else. He quietly came to me and says, "My boy, you are very nervous. We will wait for 10 minutes." That's the man. He would really pick the nervousness and he would say, "If you lie to the camera, I would know." पिया, इसमें आप क्या कहती हैं, ये जो रजित और सचिन के ये बहुत इंटरेस्टिंग जो एनेक्डोट्स हैं, उसमें आपने क्या देखा और आपके क्या ऑब्जर्वेशंस इस सिलसिले में रहे? Regarding their experiences or something to do with I mean, me? what you witnessed on the set. Well, regarding Rajat during Suraj Ka Satwa Ghoda, I was there and I did see the nervousness. Yeah, I did see the nervousness in the beginning. And yes, he was very nervous. And I saw that where all the crew were just hanging around right in the beginning, and then we were all made to move away. We were all made to move away. And Shyam Benegal had requested everybody to move so that all these Rajat and the supporting actors around him would work silently. Otherwise, he was very, very anxious in the beginning for quite a while, you know. And then he found his feet, he found his wings, and then he found the wind under his wings, and then he started calming down, and then everything was all right. और सचिन जी क्यों आपने जब देखा तो सचिन जी के एक्सपीरियंस में बताइए. Regarding Sachin, I don't think there was too much of a problem there because he was already experienced and there was no issue at all. The problem was what with the uniform? What?
No, I know that Sachin had, I mean, he was a champ when it came to the costume, my costumes. But I know that I made Sachin suffer a lot during Netaji Subhash Chandra Bose, the forgotten hero. He did suffer with my costumes. सारी पैंट्स टाइट कर दी. आप कुछ कहने वाली थी दिव्या जी इस बारे में? I was going, no, he had to suffer the most when it was a shoot in Ladakh, I think, ne? And that season was meant to be winter. And I had made an outfit in pure fur, leather and fur. It was summer. And Ladakh in the summer is, you're talking about arid rock. And he was sweating in my costume. But he was a champ. He suffered, but he told me that, what is this, Pia? You're making me suffer like crazy. What kind of costumes have you made? This is what? I said, but this is what he wore. Because my research, I did painfully, I researched painfully for that project, as I usually do for all my projects. But, and he wore that, and we were showing winter. But unfortunately, we were shooting in summer. And this man had to wear, I think, 2 or 3 layers of banyans inside. Layers inside. So that all the sweat could be absorbed. Then we matched it in Delhi. In summer. I mean, वो जो सारी लंबी जर्नी थी, वो दिल्ली जाकिर हुसैन कॉलेज में, हाँ, तो वहाँ वो सारे कपड़े फिर से आ गए थे 40 डिग्री में. जी दिव्या आप कुछ कह रही थी. मैं इनकी ही बात को कंटिन्यू कर रही थी कि श्याम बाबू की एक बहुत खूबसूरत क्वालिटी ये थी, नहीं अभी तो आवाज़ बुलंद है, अच्छा, ये थी कि वो आपको पूरा प्रिपेयर नहीं करने देते थे. और ये मुझे पहले बहुत अजीब लगता था कि मैं पूरी तैयारी में जाऊं. व्हेन आई डिड वेलकम टू सज्जनपुर, और उससे पहले जब बोस द फॉरगॉटन हीरो की, तो मुझे लगता था कि डायलॉग के रट्टे मार लो, फिर कैसे करना है, कहाँ आना है, बिकॉज श्याम बाबू हैं, यू हैव टू बी परफेक्ट. लेकिन वो हमेशा ये ताड़ लेते थे कि आप बहुत तैयारी करके आ रहे हैं. और वो कहीं ना कहीं, आई स्टिल रिमेंबर, जब वेलकम टू सज्जनपुर कर रहे थे, आई वाज द लास्ट टू जॉइन द कास्ट. तो जैसे ही मैं आई तो मैं अपनी लाइंस, क्योंकि वो डायलेक्ट था एक, तो उसको रट रही थी. एंड ही सॉ एंड ही सेड, दिव्या कम, शॉट इज रेडी. So I said, sir, but 1 second, sir, I'm just the last line, sir. He says, no, it's all good, come. तो वो जो एक नर्वसनेस थी कि एक तो इनको लेट डाउन नहीं करना है, ये जो आपके सामने दिग्गज डायरेक्टर हैं. दूसरा, ही इज़ वॉचिंग यू. तीसरा, अच्छा अगर मैं लाइन भूल गई तो मैं उसको कवर अप कैसे करूँगी. तो आप इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं, आप लाइन्स भी याद कर रहे हैं. यू वर अवेयर ऑफ ऑल द सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग. एंड ही टोल्ड मी के never over prepare, okay? And that to date has become my mantra, that you know what you have to do, but the magic unfurls on the set. And I still remember Atul ji ke saath we were doing that Punjabi thing. तो उसमें बहुत सारे वर्सेस थे पंजाबी के, और मुझसे कहा गया कि टेलीप्रॉम्प्टर है अगले दिन. तो मैं बहुत चिल्ड आउट आई कि टेलीप्रॉम्प्टर है, उसमें से पंजाबी के वर्सेस पढ़ दूंगी. एंड दे वर अबाउट 40 पेजेस, if I'm not mistaken, 40 pages. So I said, very good morning, sir. And I went and he said, good morning, are you prepared? I said, absolutely, sir. So he said, okay, carry on. And then the moment he said action, I'm reading nicely, happily, and then he said, cut, something's wrong. And he comes, what are you doing? I said, sir, I'm reading. He says, why are you reading? I said, I was asked to. So he says, no, please mug up these lines. I said, sir, 40 pages, Punjabi verses. He's saying, yeah, you can do it. I was sweating. I looked at him. I said, ho gaya mera, 6 baje tak ki shift hai. And then I called my mother. I said, Mom, there is Shyam Benegal. He has given me work, like we all say responsibility, कि करो इसको, तुम कर लोगी. वो जिस विश्वास से उन्होंने मुझे कहा तुम कर लोगी, वो शायद मुझे खुद में नहीं था, लेकिन एक श्याम बाबू को था, एक मेरी माँ को था. तो उन्होंने कहा कि जाओ, जैसे श्याम बाबू कह रहे हैं वैसे ही करना. सो आई वेंट टू हिम. ऑफ कोर्स ही कुड सी आई वाज क्रेजी नर्वस, एंड ऑफ कोर्स आई फेल्ट आई कैन नॉट डिलीवर. एंड देन ही सेड, टेक 1 hour, actually take 40 minutes.
that's a rock behind Film City में हम shoot कर रहे थे. Go behind the rock. Nobody will come and disturb you. I'm like, okay. And then I'm mugging up the lines and I'm looking at him for reassurance. He's like, ho jayega, ho jayega, ho jayega. It's okay. And that nervous energy worked so beautifully. That desire to come up to somebody's expectations, that somebody who has shown so much faith in you. We were supposed to pack up at 6. We packed up at 3. So, and the unaffected Mr. Benegal again taught me a lesson for life. So I think I have so many things to talk about him and celebrate him. And also the reverse, you know, he knew the lines and the script and the dialogues of the actors. Absolutely. So अगर actor improvise करने की ज़्यादा कोशिश करे, is that in the script? Whose lines are you saying, my dear? Did we give those lines to him? So that awareness was there. Ela, those are not your lines, my dear. श्याम बाबू मैंने ना वो इसको ऐसे ऐसे कर दिया. नहीं नहीं, you haven't read the script then. हाँ तो लेकिन रजित जी हमको बताइए कि श्याम जी के सेट पे जाने से पहले आपने इतने समय तक जब काम कर लिया तो एक ऑटोमेशन सा आ गया कि अब श्याम जी के सेट पर तो ऐसे ही होगा, अब एक कंफर्ट और बेफिक्री के साथ जाया जा सकता है. देखिए कंफर्ट आई थिंक बाद की बात है. पहला है अनुशासन, डिसिप्लिन. यू नो, जैसे कि पिया ने कहा टाइम पर आना बहुत ज़रूरी है. डजंट हैपन ऑन एवरी फिल्म सेट, एटलीस्ट इवन नॉट देन, इवन नॉट नाउ. द सेकेंड वॉज जो माहौल क्रिएट करते थे, साथ में बैठना, खाना, ब्रेकफास्ट. थर्ड, यू हैव टू नो योर लाइन्स व्हेन यू कम इन द मॉर्निंग. या तो पूछते थे रात को लाइनें की कि नहीं, लाइनें क्यों नहीं याद है, और अगर नहीं याद रहती तो सारे एक्टर्स को बिठा के एक सर्कल में से द लाइन्स. योर लाइन्स मस्ट बी आउट ऑफ योर सिस्टम जैसे. तो इन चीज़ों की धीरे धीरे जब आदत पड़ने लगी, मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई दूसरे फिल्म वालों के सेट पर, क्योंकि वहां तो ऐसा था नहीं. मैं बोलूं कहाँ है सब, ब्रेकफास्ट के लिए नहीं है, आया नहीं कोई, वो 1 घंटे के बाद आएंगे. अरे लाइनें तो उन्हें पता ही नहीं है. अच्छा आप लाइनें करके आए हैं? ऐसे बिल्कुल, हम तो लाइनें लर्न करके आए, लाइनें तो आपको याद होनी चाहिए ना. अच्छा उन्हें याद नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा. So it actually spoilt me as an actor, and I'm very glad to be spoilt by him. Let me tell you that. सचिन जी, आपको श्याम जी का दिया हुआ कोई कॉम्प्लीमेंट जो ज़िंदगी में एक बहुत मोटिवेशन देता है, पहली बार उन्होंने आपको कंधे पे हाथ रखा हो और कहा हो कि हाँ अब ये कुछ खुशी की बात है? You know, I'm not. Yes, he has. कुछ 1-2 बार उन्होंने कहा होगा कि very good, but I have always taken it with a pinch of salt, because I have, you know, his biggest concern with me was my language, the English. I spoke in Bose, and Shanaz used to teach me all my lines. And I was so scared that I will finally also, you know, okay, take 2. I used to have my doubts. Did I say thwarted? Did I say daughter? And all that. I mean, DAUGHTER. I would always say daughter. No, it's daughter. Or the thwarted my plans. Or thwarted my plans. I've never said all this in my life. Now, I come from a vernacular medium school, and I had to learn English. You know, by the time we finished the film, we used to do interviews in English. Yeah. By the time the film was over, he was speaking Queen's English with a clipped accent. I am not kidding. And you know, बाकी मेरे साथ कुछ रहा न रहा, वो अंग्रेजी मेरे साथ रही. Because I worked very hard on it. Shanaz worked with me very hard, and she used to, and you know, we were shooting in Berlin, and I would always say, हाँ Berlin जा रहे हैं, Berlin. So you know, he used to be Sachin, I
kept telling you, till you get it right, we will not take this. And it was such a and by the time when I did get a hang of it, he was really very happy for me and genuinely happy. He said, you're probably rarest of the actors जिसके साथ इतना सारा काम हुआ और ये तुम्हारे साथ रहा. That was a big compliment from him. Otherwise, कॉम्प्लीमेंट सर, उनका कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका मैं बताऊं. आई से यंग मैन, आई थिंक दैट वाज गुड. That was his way of complimenting a good shot or a good thing. Do you think that was good? I don't know, sir. I think it was. ये उनकी subtlety थी शाबाशी देने की. yeah. And he was my Samvidhan work was Dr. Ambedkar's role. That was a very tough thing, and I used to rehearse it constantly. I had to look the part. Pia was a great help because she made that paunch, the belly, and everything about those costumes. I did get the feel of that strong fellow who was delivering all this, and on that role, Shyam constantly kept telling me, please understand the gait of the character, to enforcing the lines, to say it with lot of sense and to say it with lot of passion, because it is his constituent assembly. He has drafted this and he has to say it to 300 people and put his point across. So all of it, that role was something which I really enjoyed doing, and he also worked very hard with me on that part, because जब भी उसको, मतलब संविधान के तो 10 थे ना, we were 10 episodes, 10 episodes, and all that text came from the वो library, क्या बाल योगी library, which was so whatever was said then was in the script. It was as authentic as it can get. तो उसे, जैसे श्याम बाबू ने हमेशा कहा था कि मैं ये जो फिल्में बना रहा हूँ या ये जो भी है, it is going to stay and it will be there for generations and generations to watch. So if I have a responsibility, as actors you have a larger responsibilities, because those lines are going to be on your face and they'll be remembered all your life. So you understand, like, I cannot lie to a generation. You as an actor will never be able to lie to an audience, which is a big lesson. और यही बात जो सचिन जी ने ये बात कही कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे साथ रहने वाला है. आप जानते हैं कि भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास पर उन्होंने करीब 52 घंटों की एक जो सीरीज़, जो शायद दुनिया में एक मिसाल है, जिसमें करीब 500 एक्टरों के साथ और 150 लोकेशंस पर उन्होंने कई 1.5 साल तक काम किया. और वो जो कंटेंट आज आपके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है, जो भारत के इतिहास को, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को डॉक्यूमेंट करता है. और इसी तरह हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फिल्म की जो जिम्मेदारी है, जो उसका जो सोशल रोल है, उसको समझते हुए अपने काम को उन्होंने निभाया, अपनी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक. और उसकी गवाही दे रहे हैं उनके साथ काम कर चुके अभिनेता, उनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और उनके क्लोज एसोसिएट्स. जैसे कि मैंने कहा था कि ये बातचीत आज की शाम एक बहुत ही यादगार, बहुत महत्वपूर्ण शाम होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ हम सीधे तौर पर उन लोगों से श्याम बाबू के बारे में सुन रहे हैं जिन्होंने उनके साथ अपनी अपनी पर्सनल एबिलिटी के साथ कंट्रीब्यूट किया और उस पूरे प्रोजेक्ट को जीवित किया. अभी मैं ये बात पिया बेनेगल से पूछूंगा कि ख़ुद श्याम जी ने कुछ फिल्मों की कहानियाँ और स्क्रिप्ट लिखी, इसके अलावा उन्होंने अपने जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उससे कहानियाँ ली. जब आप देखती हैं श्याम जी की फिल्मोग्राफी को, तो आपको क्या लगता है कि ख़ुद वो
उन्होंने अपने आप को बदला, अपना अप्रोच फिल्मों के थीमेटिक सिलेक्शन को लेकर कुछ उन्होंने अपने को नया किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? Well, over the time, people do change, their views do change, but I mean, his way of thinking, I would say that his he was he started with Ankur, and the style of filmmaking, I think, did not change too much, but he had to change with the times over the years. So he and the technology also came in, the film and the different camera lenses and things like that. The way of shooting, lighting, all that started changing, and so I think that started changing with time, and but the kind of stories remained the core of his filmmaking, and he always wanted to be authentic, and he chose them very, very carefully, because he always wanted to be true to himself and to what he wanted to say and tell. And he always wanted to deal with the downtrodden, and that's been the basic thread through his life, except for a few films. And then, of course, he moved into biographical films. But other than that, and then, of course, you have Bharati Khoj and Samvidhan, Yatra, and the two comedies. So you do see a change happening periodically, and but the manner in which he's dealt with remains very much the same. You So know? actually, if you see his filmography over the last 50 years and his storytelling, I would not be wrong in saying that he is the only filmmaker in the country whose filmography gives you the social, historical, political, and economic changes of the fabric of a society over 5 decades. Yeah. No other filmmaker can really be rest assured of that laurel. अभी हम ये पूछेंगे रजित, लेकिन शायद दिव्या कुछ अपने साथ एक किताब लाई हैं और उसमें से कोई हिस्सा शायद पढ़कर आप सुनाना बहुत चाहती observe कर रहे हैं प्लीज. No, I just wanted to add to what the other panelists were saying. मुझे लगता है कि श्याम बाबू, मुझे लगता नहीं, it's a fact, was one of the most knowledgeable and well-read and very humble person. और मेरी खूबसूरत वक्त जो ख़ास, जिन्हें आप कहेंगे कि ये मेरी ज़िंदगी के बहुत ख़ास लम्हे हैं, वो होते थे जब शूट्स के बीच में, जब आप उनके साथ शूटिंग नहीं कर रहे हैं, एंड यू फील दैट लिटिल विड्रॉल कि कुछ सीखना है, कुछ नया जानना है. That's that one number I would dial and say, "Sir, can I come for a cup of tea?" And I would go have a cup of chai with him, and you talk to him on any subject that you're unaware of, ignorant about. He would tell you about it with so much patience, so much knowledge, that आप जब वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते थे, you would go back very enriched with something new you learned, something that just enriches your soul. So I think we've been kind of carved as Sham Benegal clan of actors, but it has also affected our personalities in very different ways that we probably are not even aware of. और मैं हमेशा उनसे एक ख़ास बात पूछती थी कि मंडी चूँकि मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है, तो अगर अब बनती या मैं तब होती तो मुझे कौन सा रोल देते, हमेशा मैं जानना चाहती थी. तो मैंने किताब लिखी थी, द स्टार्स इन माई स्काई, विच हैज़ one chapter dedicated to that one person who made a huge difference in my life, in my journey of movies. And one chapter is dedicated to Sham Benegal. So I wanted to just bring this book and read the last paragraph for you all.
It is intriguing how life unfolds in this big city of Mumbai, the city of dreams as they call it. You come from a smaller town having grown up watching films made by a prolific filmmaker and admiring that person. And then life throws opportunities at you to work with him, to get to know him, learn from him, and through him, discover a new actor within yourself every time. But above all, him and his better half become those people who are always there for you. Yes? One question remains unanswered though, and as Ma would have said, surely for a reason, which role would he have cast me for in Mandi? क्या बात, वेरी नाइस। रजित जी, आपसे पूछूं, हम लोग अब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं। उसके बाद हम हाउस के लिए भी थोड़ा सा समय देंगे। जी ज़रूर। रजित जी, हमको बताइए, आपने श्याम बाबू को कभी कुछ स्पेशल फील कराने के लिए जब कोई अपना कोई एक निजी इनिशिएटिव लिया, तो वो क्या लिया और उस पर उन्होंने कैसे रेसिप्रोकेट किया? कि आपने सोचा कि आज श्याम बाबू को कुछ स्पेशल फील कराया जाए और आपने कुछ ऐसा किया? ये तो उल्टा हो गया, वो मुझे स्पेशल फील कराते थे, मैं उन्हें स्पेशल फील कराऊं, ऐसा तो उदाहरण आई डोंट नो वेदर आई हैव एन एग्जांपल, बट यू नो ही एक्सपोज्ड, जैसा अभी दिव्या कह रही थी, ही एक्सपोज्ड मी टू सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। साउथ अफ्रीका में जब हम मेकिंग ऑफ महात्मा के लिए फॉर एग्जांपल जब गए थे, तो मैंने तो कभी जापानीज फूड टेस्ट नहीं किया था। ही सेज व्हाट, यू विल हैव जापानीज फूड विथ मी टुडे। सो ये एक अलग पहलू है उस आदमी का। मुझे याद है बीच में वेरी अर्ली 3-4 सालों के बाद में मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था। ऐसा मैंने कहा शायद ये एक्टिंग मेरे काम की नहीं है, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस एक्सपीरियंसेस। अभी आपके साथ ये डिसिप्लिन और ये एक तरह की आदत पड़ गई है, एंड आई बिकेम ट्रॉमेटिक आफ्टर 1 or 2 अदर एक्सपीरियंसेस इन द इंडस्ट्री। ही कॉल्ड मी होम एंड सैट मी डाउन एंड सेज, you have to work with different people, you have to explore, you have to understand the natures of so many other directors. ये थोड़ी है कि एक खराब या बैड एक्सपीरियंस हो तो you're going to give up acting. I said हाँ, मैं तो 1 महीने से I have not been able to sleep properly. So he actually scolded me like a child and says, come on, out, get out with it, there will be lots of work coming for you. ये अभी बातें सब याद आ रही हैं धीरे धीरे. But he knew one thing, that if he ever needed me, all he had to do was press a button. But I must say, I've seen their relationship together, and it's been all warmth, all love, and mutual love and respect. And I do remember during summer, he celebrated my birthday. I was the newcomer there, and it was a small village. And during the shoot, he said, okay, let's celebrate the young lady's birthday, just to make me feel special and belonging to this entire crew. He and Rajeshwari went looking for a cake in that small village, and they found a confectionery shop. And the cake was in a cupboard. And they said, जो भी मिल रहा है दे दो अब, क्योंकि श्याम बाबू ने कहा है कि केक काटना है. तो जो केक लेकर आए, और फिर मैं आई feeling very nice, loved, pampered, belonging. And छुरी ली, उससे काट रहे हैं केक, छुरी टूट गई, केक नहीं कटा. But 4 महीने से वो केक किसी कबर्ड में पड़ा हुआ था. पता नहीं कब किसने किस चीज से बनाया था. But you know what we learned from that? That you celebrate people who are with you in the team. मेरे लिए आज वो लम्हा आज भी बहुत खास है. We talk, we discuss, we laugh. You remember these things. And when you begin your careers, when somebody as legendary as him celebrates you, is it a small feat? It isn't. But for me, really, to celebrate him, I've always referred to him as my other father. Yes. And many people ask me why, and I said, I cannot give you any explanation, because he called me his son. That's my compliment to him. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और जिस समर फिल्म की चर्चा यहाँ बीच बीच में हो रही है, बहुत मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने उस फिल्म को देखा ना हो, क्योंकि वो थोड़ी कम सर्कुलेटेड फिल्म रही.
मुझे बताया गया कि वो शायद मिनिस्ट्री वेलफेयर के लिए बनाई गई फिल्म थी और वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एक रियल स्टोरी को लेकर बनाई गई फिल्म थी। और कुछ इस तरह हुआ कि फिल्म जो कमीशन की गई थी उसके पेमेंट्स वगैरह होने थे श्याम बाबू को, तो रात में कहीं चोरी चोरी उसे 12 बजे रात को दूरदर्शन पर दिखा दिया गया ताकि दिखाए जाने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाए ड्यूटी ऑफिसर की लॉग शीट में और कोई देख भी ना पाए। तो मुझे उम्मीद है कि अभी ये जो फेस्टिवल क्यूरेट किया गया है उसमें समर ज़रूर दिखाई जाएगी, क्योंकि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है हमारे समाज की। किसी ने देखी नहीं वो देखी नहीं और वो सर्कुलेशन में आज इतने सब डिजिटल रिवोल्यूशन के बावजूद उतने सर्कुलेशन में नहीं रहती। मेरा ख्याल है कि उसका कोई टूटा फूटा प्रिंट इधर उधर यूट्यूब वगैरह पे होगा तो होगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं, समर का आपने जो जिक्र किया, लोग श्याम बाबू को पूछते थे आपकी फिल्में इतनी सीरियस है, ह्यूमर नहीं है। समर was the first film where a subject like untouchability, I mean as grave as that, was also treated with this slight touch of humor. And you know, now when you see the OTT world and all of it, I remember Sham Babu constantly saying कि you will have to be good and you have to make a good film. And हम लोग ये कहते हैं ना कि फिल्म बना लो, देखते हैं कौन देखता है, and let's find the audience. Sham Babu always used to say, if you have a good film, the film will find its own audience. And I think with the OTT now, his films can be seen now, can be sourced now, and all of it. So it kind of, his line rings in my mind that a good film will always find its own audience. And Summer is a film within a film. And on the set, I am actually playing him. So I would keep watching him. I wore the kind of hat he wore, and he would keep watching me and saying, "What are you doing?" I said, "I'm trying to be you." तो ठीक है, अब कुछ प्रश्नों का सिलसिला आपकी तरफ से होगा तो अच्छा है। कोशिश कीजिए कि यहाँ मौजूद अभिनेताओं की तारीफ में कुछ ना कहिए, बल्कि हमारे विषय पर कुछ कहिए। तो माइक्रोफोन कोई पहुँचाए यहाँ तक। जी, किसके पास माइक है? प्लीज़ अपना नाम बताइए और पूछिए। Hello. Oh, sir, my name is Imran Mandal. I am living in Calcutta. So I am so pleased to meet you and listening some valuable words, and also I'm learned many things from you also. So I would like to ask Sam Benigal ma'am that you made a film Ankur, and what did it impact in your performance, in your career? Could you tell me the Sorry, I mean, you're asking question to whom and what is the question? Sham Benigal ma'am? I mean, I'm sorry. I mean, she's Pia Benegal. Priya, sir, Yes. Priya. The film was made when I was a child. So, in terms of an impact on me, you want to know how I reacted as a child to the Yes, film? yes, yes. Well, when I saw the film, I liked the film, but I did not like the ending because I couldn't understand the ending. But then you're talking about somebody who was 6 years old or 7 years old, around that age. So I think that's justifiable because I couldn't understand why the boy is breaking the window, throwing a rock. You know, so you're talking about a little child watching a film like that. You know, and I couldn't understand. I got very upset with Shabana going hysterical, chucking the mud and saying "Mati mile" and that kind of sequence. You know, when after the landlord is beating her husband, the mute husband. You know,
You remember the Ankur sequence? So I, as a child, was very, very traumatized by that sequence. And I was very upset with my father. I said, "What have you done? Why did you do this? Why are you beating up such a nice man? You know, how could you do this to nice people?" But then a child, that's a child's point of view. But as an adult, when I see Ankur, I think it's a wonderful film, you know. So, a point of view of a child and point of view of an adult. So, they're totally different reactions. हेलो आई एम दीपेंदु चौधरी. हम पूरा पैनल के पास, मेरा जो क्वेश्चन है पूरा पैनल के पास रखते हैं. आप लोग थर्ड फिल्म का या क्रिएटिव फिल्म का आर्टिस्ट हैं, हीरो है, हीरोइन है. आई लव एवरीबॉडी. आई लव Sam Benegal also. So just my question. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अभी कैसा चल रहा है? ये जो थर्ड फिल्म होता था, हम लोग जो बंगाली में कहते हैं कि तृतीय धारा छवि, ये फिल्म हम लोग को नहीं मिलते हैं बॉलीवुड से. नॉट ओनली बॉलीवुड, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. व्हाट इज योर कमेंट ऑन दिस इशूज? थैंक यू सर. सवाल उनका ये है कि जो थर्ड सिनेमा है उनके हिसाब से वो हाँ थर्ड उनका पैरेलल सिनेमा या थर्ड पैरेलल सिनेमा, उसकी अभी क्या दशा और दिशा है? अगर आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं. हालांकि हमारा विषय श्याम बेनेगल है, लेकिन हाँ Shyam Babu, it would be nicer. We can talk this later. फिर भी सचिन जी कुछ ये जिस सिनेमा की आप बात कर रहे हैं उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ जिसे पैरेलल सिनेमा कहा जाता था, जो आज भी जिंदा है. आज शायद उसकी तबीयत बदल गई है, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो उस तरह की फिल्में आज भी बनाते हैं. मतलब आज जैसे आई सॉ होम बाउंड, और देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स which actually can be categorized. I don't like the categories of these films that this is parallel and this is commercial, but aaj bhi third wave or whatever you're calling it still exists. शायद उसका नाम बदल गया है, लेकिन उस तरह की फिल्में आज भी संवेदनाक्षम फिल्में बनती हैं और देखी जाती हैं. और इस OTT के ज़माने में तो हमारे देश की नहीं, हर देश की फिल्में हम देख सकते हैं. My question to Piyaji, if you can elaborate a little bit about the other side of Shyam Benegal as father, as doting father, or something that you still cherish in your mind. And okay, just omit the last part, please. Yeah, that's a tough one to answer in 30 seconds. Okay, 20 seconds. 10 seconds, impossible. No, but something, Pia? Well, he opened up the world to me, and like all the panelists have said, that he touched them, he opened up the world for them. He did that for me too as a child. He introduced me to different cuisine, books, culture, music, theater, puppetry, art, architecture, history, different kinds of cultural sounds, as in ancient cultural sounds. So we're talking about going back when I was a child. He had gone on some international travel, and everything was on records at that time. And he came back with a music of the Andes, and he came back with books of Latin America and different ancient cultures
He introduced me to things like that when I was very young and opened up the world for me. And I am forever grateful for that because I developed a very eclectic interest in different kinds of music and ancient culture and architecture and history and things like that. I'm not a historian. I'm not into all this kind of archaeology and things like that, heavy stuff. But as a personal interest, I am. And so when I travel, I like to travel and explore all kinds of things. And my mind window is very curious and open to see a lot of things, you know. And I have to thank my father for that. Well, hi, I'm Rajan Kapoor. I'm a civil servant, and my question is linked with my own experience in civil service. I've had a few bosses like what Shyam Benegal ji is to all of you. I have only seen Zubeda out of his entire films. I just checked online. So my question was, once you work with such a person, does it become difficult for you to handle people who are not as smart? Like Yes. Yes. That happens. Yes. Yes. because it happens It with me, becomes so I- very difficult, but then you have to train your mind that there are different kinds of people in life, so you have to treat it that way. Yeah, please. I felt this in my experience as well. That once you work with these kind of people, working with the other folks becomes a little difficult. So Not only as smart, because that's the word which you used, not only as smart, as humane, as compassionate. Day one, I met Mr. Shyam Benegal in Bombay for work. He was shooting for Discovery of India. And a lot of NSD people were working there who took me to Shyam Babu se milo, tum to writer ho, itna acha likhte ho. And I went and met him. I introduced myself. I had already written a feature film before that for Sudhir Mishra, Ye wo Manzil to nahi, which he had seen. So he said, oh, you had written it? He said, I had written it. Good, so what will you write for me? And we discussed the subject and he said, okay. So this was about place called Balia in UP, which was declared independent in 1942 for 15 days. But the British never revealed it. Ultimately, the British Prime Minister one day made a statement in the House of Lords and House of Commons that Balia has been reconquered. So he thought he was doing pride to his nation, and the MPs caught him. Reconquered means, did we lose Balia? And then he had to confess that we lost Balia for 15 days. And the Indian flag was flying there. Anyway, so he liked the subject, he knew about the subject, and I said, Shyam Babu, I'll have to go to Balia and research, go to Banaras, go to Delhi, go to Lucknow, all the places where the things were available for the research. He said, go do first day meeting, go and do. I said, okay, sir, but it will take some money. Yes, I know, but you tell me how much money. So I said, I'll have to calculate, sir. So I went outside, itna train fare yahan se wahan, itna hotel fare yahan se wahan, sab I gave and came back to him after a couple of hours. So have you calculated? He said, yes. So how much? I said, sir, it will take almost 4,000 to 5,000 rupees. He said, okay, 5,000. Okay, yes, sir. Whatever is then not spent, I'll come and return it to you. He had a man called Raj who was his secretary and treasurer and everything. He said, Raj, give this young man 10,000 rupees. So when he said 5,000 rupees, he was not kind of amazed. He was amazed that why is he asking for less? So such a compassionate boss who trusted you, as he said, that he made you responsible. And he said, जब तुम 5,000 में से वापस करोगे तो 10 भी वापस ही कर दोगे ना, कहाँ भागे जा रहे हो? So such a compassionate boss, not only just a smart boss. yeah, because I've seen that once you work with such people, it sometimes becomes, the journey becomes boring because then you start zoning out when you're not working with the same people. I felt it in my last 15 years of the job. I'm Probal. Thank you. I belong to the New Theatres family of Kolkata. So I had met Mr. Benegal. I had met Mr. Benegal courtesy Mr. Randhir Kapoor. He had shared his number. And I had gone to his office
had a conversation, and the most important part was he was so happy to see me as the third generation. We are not into films, but we have archival films in Pune Film Archive, and we were talking about all that. The most important thing was how humble a person he was, how knowledgeable, and he addressed my grandfather as a nobleman. So that's something which I could just share. Just a small story, and it leaves a lot of happy memories in that office. Too many books, encyclopedias, and art. Thank you. About his thing, he used to always, I think all of this, no, his knowledge about world history, food, his style, his way of communicating with people, and all of it. He had once told me about some star. Let's not take names. And you know, he was telling me it would always help a new generation if they wear their talent lightly. You know, it would kind of keep them humane. I mean, that's the humbleness we're talking about. And he knew that the talent should actually humble you and not make you somebody else. Hi, my name is Anirban Chatu. Hi, my name is Anirban Chatu. It is great seeing you, three men in black on stage. And yeah, and my yeah. And the other part is I like to ask you, mainly Atulji, questions regarding the documentaries basically made by Shyam Benegal. He made a lot of documentaries on Nehru, on yogis at Tibet, and say on Satyajit Ray, obviously, and say Bharat Ek Khoj, and Samvidhan, I think, is kind of documentary kind of things. It's fictionalized, but the subject is, as Sachinji said, that is basically the scripts and everything. I was there in Rasava television, so I seen it in a closer way, and Balayogi Library and Auditorium, you're saying. So please say, Atulji, and the stage people, say something regarding the documentaries made by Shyam Benegal. Yes, Shyam Benegal, as you said, has made at least 200 documentaries or so, and there cannot be a subject in India on which he has not made a documentary, whether it's the power plants, whether it's the coal mines, whether it's, you name the subject and he has made a documentary on it, or you name the region, he has been making a documentary on it. Because first he started as an ad filmmaker and a documentary filmmaker. He came to the feature films only when he was 38 or 39 to make Ankur. So that was the travel from an ad filmmaking to a documentary filmmaker to a short filmmaker, then he becoming a feature filmmaker. So there are so many documentaries, and they are wonderful documentaries to see them. I wouldn't call Bharat Ek Khoj a documentary because after all he was staging all the scenes. In the same way, when you said the word which you used was fiction or whatever for Samvidhan, as Sachin said, that Samvidhan was totally based, he took the name of a library, a Bal Yogi library, that's fine, that's just a library. But the book on which it is based is called the CAD, which is the Constitution Assembly Debates, where whatever happened for 3 years on the floor of the Constitution Assembly between the 9th of December 1946, when the Constitution Assembly started meeting, to the 26th of November 1949, and one day which was the 25th of January 1950, because 26th then the Constitution will kicked in into the country. So this time, whatever happened on that floor of the House, everything was written verbatim, as was spoken. If something is spoken wrong, it will be written wrong, because the thing is that that man quoted wrong, a sher or something. There is a lot of Indian politicians have this thing of saying a lot of Urdu sher on the floor of the House Parliament even today. Every budget there is Urdu sher or something which is often quoted wrongly by the people coming from
non-Hindi, Urdu-speaking areas. So if he spoke wrongly, it has to be written wrongly. Like today also, when whatever happens on the floor of the house is all there. Little license that Shama Zaidi ji and myself took was in the committee meetings, because the committee meetings, there are no verbatim dialogues written anywhere. In committee meetings, there are what we call the notes taken, or the minutes taken. In minutes, it is generally written that then Atulji replied on this. It's not written word by word what Atulji said, replying to a friend here in the audience. So there you had to make your own dialogue because the dialogue was not available. Otherwise, not a word we could make. Otherwise, we can be hauled by the parliament itself. And having worked in the Rajya Sabha and Rajya Sabha TV, you will know that, like Irfan Saab would know that. So that was not documentary in that sense of the word. And it was a kind of a, we had to telescope it. We had to bring it down. Otherwise, it will be a 3-year-long serial. So 3-year-long serial, nobody is going to see. So that way we had to telescope. And when you telescope something, you don't cut it. You just bring everything like a Russian doll inside. So this is one doll, but actually there are 7 dolls. So all the 7 dolls had to be put into one. That's the thing. And do see his documentaries. Long documentaries. I don't think anybody had made such a long documentary as one on the Satyajit Ray Sahab or one on Pandit Nehru, which was made by Mr. Benegal and a Russian director, because a lot of stuff somehow was also available in the library, in the archival film libraries of Soviet Union. So those days this was made on Pandit Nehru, which he went to Moscow, lived there for a long time, and made this film on Nehru, which you may be able to see today when Nehru is blamed for everything in this country. But nevertheless, you must see that film before you blame. Thank you, Anirban, for asking the question regarding the documentaries, and thank you, Atul, for enriching us. So right now we are, about to close this session. आप जानते हैं कि श्याम बेनेगल जी के बारे में बात करें और वो भी घंटे 2 घंटे में बिल्कुल संभव नहीं है. मुझे मालूम है आपके भी मन में बहुत सारे सवाल हैं, हमारे पैनलिस्ट भी बहुत सारे जवाब लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे चल रहा है. कल आपको दिखाई जाएगी सूरज का 7वां घोड़ा और उसके बाद भी कुछ चर्चाएं होंगी. लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रजित कपूर का, दिव्या दत्ता का, पिया बेनेगल का और सचिन खेड़ेकर का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त यहाँ दिया और बहुत ही दिल से वो बातें जो शायद अब तक आमतौर पर नहीं की जाती हैं वो श्याम बाबू के बारे में की गई. और जैसा कि अतुल जी ने शुरू में कहा था कि अभी सिर्फ 11 महीने हुए श्याम जी को गए हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि हम उन्हें बरसों से मिस कर रहे हैं. उनको गए हुए कितना समय हो गया कि समाज में अंधेरा, अतार्किकता, मतांधता, असंवेदनशीलता, ये सब कुछ जो वो अपनी फिल्मों के ज़रिए उठाया करते थे, और वो सारी फिल्में एक तरह से कहिए आज भी उसी तरह ताज़ा हैं जिन्हें आप देखकर अपने समाज का चेहरा देख सकते हैं और प्रश्नाकुल हो सकते हैं कि हम ऐसा समाज क्यों बनते जा रहे हैं. तो हम समझते हैं कि ये 1 महीने पर चलने वाला ये जो रेट्रोस्पेक्टिव है श्याम जी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलकदमी है KCC की तरफ से और उसके क्यूरेटर्स की तरफ से. आप सभी यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से आने वाले दिनों में बाकी इवेंट्स में भी आप हिस्सा लेंगे. फिर भी आखिर में मैं फिर भी कहना चाहूँगा रजित जी, दिव्या जी, पिया जी या सचिन जी, एक आखिरी कोई बात कहना चाहते हो तो कहिए. I really don't know what to say, but I know for so many cinema lovers, he means so many different things, but yeah, he will always be a part of me. That's about as short and sweet as I can make it. But I would just say कि कब कोई आपकी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाता है आपको रियलाइज़ नहीं होता जब तक वो चले नहीं गई. लेकिन मुझे लगता है अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपनी मेमोरीज़ के ज़रिए हमारे साथ है. लेकिन एक टीस हमेशा रहेगी कि वो एक फ़ोन कॉल आता था, हेलो यंग लेडी, व्हाट आर यू डूइंग इन दीज डेट्स. आई थिंक आई एम गोना मिस दोस लाइन्स.
It's end of an era for मुझे- Hindi films and Indian films. It's end of an era also. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद आई मीन वी बीन सीइंग श्याम बेनेगल मेकिंग फिल्म्स फॉर 50 years. You would get newer filmmakers, probably good filmmakers who would have probably the same sense of responsibility and make films. But I really think that Shyam Babu would be missed because he was the greatest teacher to all of us. And every time, like Rajit said, you could go meet him and take advice. I think what would be missed completely is आज अगर किसी चीज़ पे कुछ बात करनी हो तो बात करने के लिए वो नहीं है. मतलब फिल्म मेकर्स हैं, फिल्में हैं, एक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, बट वो बात और वो एडवाइस नहीं है. दैट वुड बी मिस्ड कम्प्लीटली. पिया. I'll add to that exactly that he always was willing to share his knowledge, information. He was a very quiet guide. He never forced it on anybody, and he did not like Shabana always says. Unwilling guru, or she calls him the unwilling guru, and I would say that he was more a friend than a guru and or mentor, and he listened to everybody. Sometimes, I mean, he may not have agreed with you, but he never put anybody down. He never talked you down. He was really very special in that sense, So working with him was quite an incredible experience. And having him as a father was also I mean, I was very fortunate because he allowed me to develop naturally. He never guided me, he guided me, but he never told me that this is my path. Yeah. So if I said that, oh, I want to do this, he said, go ahead, do that. And I said, this is what makes me happy. Go do that. I want to do this. Yeah, do that. So I want to do 1,000 things, do all those 1,000 things. But he would not say, no, you have to be a doctor, you have to be a this, you have to be a that. You want to be a flunky, be a flunky. That's fine. You're confused, remain confused, because someday that confusion will develop into something, So start from ground zero, right from the bottom, and then climb up, no problem. Don't be the Nepo kid. Don't expect anything. And he really sent me through the paces, and I thank him for that, actually, Nice. Very nice. Atul ji. अब क्योंकि इरफान साहब ने एक लास्ट वर्ड दे दिया है तो मैं भी वो लास्ट वर्ड पढ़ दूं. दोस्तों, मैंने एक छोटी सी कविता श्याम बेनेगल पे लिखी थी जो रोमन स्क्रिप्ट में बाहर लिखी हुई है दीवार पे. हिंदी की कविता है. रोमन स्क्रिप्ट में अक्सर पढ़ने में समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैंने कहा पढ़ दूं. मैं भी हूँ यहाँ पे, तो आपको शायद बाहर पढ़ के समझना आसान हो जाएगा. इस कविता में श्याम बेनेगल जी ने अपने 60 साल के, नहीं ठीक है चलेगा, चलो ठीक, अपने 60-65 साल के फिल्म के जीवन में जितनी फीचर फिल्म्स बनाई उन सब के नाम इसमें दर्ज हैं, और वो उसी सीरियल में लिखे हैं जिस सीरियल में उन्होंने वो फिल्में बनाई हैं. छोटी सी है, सुन लीजिएगा. सर आप लोगों ने भी शायद नहीं सुनी होगी कभी, आप लोग भी सुन लीजिएगा इसे.
अंकुर एक रोपा तुमने और कर डाला निशांत। अंकुर एक रोपा तुमने और कर डाला निशांत, मंथन की बांधी भूमिका कर अनुग्रहम संभ्रांत। एक जुनून से कलयुग तक आरोहण तुमने खूब चुना, एक जुनून से कलयुग तक आरोहण तुमने खूब चुना। मंडी सजाई देखा त्रिकाल, सुसमन का अंतरनाद सुना। सूरज का 7वां घोड़ा ले मम्मो ने सरहद पार करी। सूरज का 7वां घोड़ा ले मम्मो ने सरहद पार करी। मेकिंग ऑफ महात्मा देख खिले सरदारी बेगम समर और हरी भरी। जुबेदा में लेके आए तुम एक रॉयल राजसी जादू जहान। जुबेदा में लेके आए तुम एक रॉयल राजसी जादू जहान, और तुरंत फिर कह डाली नेताजी बोस एक गुमनाम दास्तान। वेलकम टू सज्जनपुर ने जोड़ा, वेलकम टू सज्जनपुर ने जोड़ा इस लंबी रेल में न्यू डब्बा। अब और कहें क्या तुमसे हम, वेल्डन अब्बा, वेल्डन अब्बा। मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन ने एक नया इतिहास बना डाला। मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन ने एक नया इतिहास बना डाला। 90 सालों के नौजवान ने बांग्लादेश हिला डाला। अब भी नामुमकिन इनका रुकना, तूफान भी कहीं थमते हैं। अब भी नामुमकिन इनका रुकना, तूफान भी कहीं थमते हैं। मन से साधु तबीयत से राजा, ये लोग अब कहां बनते हैं। ये एक बुक है जो मैंने श्याम बाबू को पिछले साल जब वो 90 साल के हो रहे थे ऑन द 14th of December, जस्ट 9 days before he passed on, तो मैं सोच रहा था साल भर से कि उनको क्या गिफ्ट दूंगा जब 90 के होंगे। सब कुछ तो इनके पास है और बाकी चीज़ों की इनकी ज़रूरत नहीं है। ही इज़ डीकंजेस्टिंग हिज लाइफ। तो फिर मैंने एक किताब लिख दी थी, वो किताब भी आपके सामने यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सारे पैनलिस्ट का। ये जो सीरीज़ है वो आगे चल रही है, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसका प्रचार कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और इसमें शामिल होइए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार।